नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु वर्मा और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संगवारी क्लासेस में। तो लास्ट वीडियो में मैंने जो है पृथ्वी में जलवायु कैसे परिवर्तित होती है, कैसे दिन और रात होते हैं और मौसम कैसे बदलता है पृथ्वी का, कब किस गोलार्ध में गर्मी पड़ती है और कब किस गोलार्ध में ठंड पड़ती है, वो सब कुछ मैंने उसमें बताया था। अब हम लोग देखेंगे भारत के जो मानसून है उसके बारे में कि भारत में मानसून कैसे आता है। मानसून है जिसके कारण जो है भारत की जलवायु में परिवर्तन होता है। तो मानसून भारत में कैसे आता है वो हम लोग देखेंगे। तो पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि मानसून है क्या। तो मानसून जो है एक अस्थायी पवन है। मानसून क्या है? एक अस्थायी पवन है जो वर्ष में 2 बार अपने बहने की दिशा को बदलता है। ठीक है, तो ये इसका हो गया डेफिनेशन। मानसून क्या है? एक अस्थायी पवन है, पहली बात तो। ठीक है, अस्थायी पवन है। कैसे बदलती है अभी दिशा वो बताऊंगा। जो वर्ष में 2 बार अपने बहने की दिशा में बहने की दिशा में परिवर्तन करता है। तो मानसून एक अस्थायी पवन है जो वर्ष में 2 बार अपने बहने की दिशा में परिवर्तन करता है। 6 माह यह क्या करता है? 6 माह एक डायरेक्शन में बहेगा और 6 माह दूसरे डायरेक्शन में बहेगा। तो 6 माह यह क्या करेगा? पहले साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व बहता है। फिर 6 माह यह उत्तर पूर्व से लेकर जो है दक्षिण पश्चिम तक बहता है। तो 6 6 माह यह जो है दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व बहेगा 6 माह, और 6 माह जो है उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम की ओर बहता है। तो ये जो है इसका क्या है? ये है आपका बहने की दिशा, दो जो 2 बार वह बदलता है। ठीक है, खोज क्या किसने की थी? मानसून की खोज किन्होंने की थी? तो खोज अगर देखें तो अरब सागर के जो है मछुआरे थे, उन्होंने मानसून की खोज की थी, अरब सागर के मछुआरों द्वारा। और इसलिए ये मानसून जो है अरबी भाषा के शब्द मौसिम से बना हुआ है। और उन्होंने ही इसकी क्या की थी? खोज की थी। मछुआरे जब समुद्र में जाते थे तो वो फील करते थे कि जब जाते टाइम उनको हवा जो जिस डायरेक्शन से आ रही है, यानी कि जाते टाइम अगर उन्हें हवा सामने से आ रही है तो आते टाइम भी उन्हें हवा सामने से ही फेस करना पड़ता था। तो इस तरीके से उन्होंने देखा कि हम जाते टाइम भी वैसा ही सेम हवा आ रही है और आते टाइम भी, तो ये हवा की दिशा चेंज हो जा रही है, उन्हें समझ आ गया। तो उन्होंने इस पे अध्ययन किया और इसके द्वारा ही क्या हुआ? खोज हुआ मानसून की। तो मानसून जो है अरब सागर के मछुआरों के द्वारा खोज की गई थी, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो है नामकरण अगर इसका देखें तो मौसिम शब्द से हुआ है। अरबी भाषा के मौसिम शब्द से इसका नामकरण हुआ है। तो इतने पॉइंट्स आप लोग याद रखेंगे मानसून के बारे में। उत्पत्ति का कारण क्या है? देखो, अभी मैंने क्या बताया था कि उत्तरायण होना क्या होता है। पिछले वीडियो में अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। सूर्य का उत्तरायण होना क्या होता है ये मैंने बताया था। तो सूर्य जब है गर्मी के दिन में क्या होगा हमारे यहाँ, जो इंडिया है, ये है हमारा पृथ्वी, ये है हमारी पृथ्वी, और ये हो गया हमारी पृथ्वी का जो है पृथ्वी जो है झुकी हुई है वो 23.5 डिग्री, ये हो गया पृथ्वी। और यहाँ पर है हमारा जो है इंडिया, यहाँ पर है हमारा भारत, यहाँ है हमारा भारत जो कि कहाँ पर है? कर्क रेखा के ऊपर पड़ता है 23.5 डिग्री। तो जब क्या होगा? ग्रीष्म काल में सूर्य का उत्तरायण हो जाएगा, यानी कि जब जून जुलाई का मौसम आएगा, जून जुलाई का महीना आएगा, तो क्या होगा? सूर्य का क्या हो जाएगा? उत्तरायण हो चुका रहेगा। यहाँ से क्या होता है? मकर रेखा से जब यह ऊपर आने लगता है सूर्य, ठीक है, मकर रेखा से जब सूर्य की किरणें मकर रेखा में सीधी पड़ती हैं तो ये तो हो गया दक्षिण में पहुँचना। इसके बाद क्या होता है? सूर्य उत्तरायण होने लगता है, फिर भूमध्य रेखा पर आएगी सूर्य की किरणें जो डायरेक्ट पड़ेंगी,
फिर धीरे 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 होते होते सूर्य की किरणें डायरेक्ट कहाँ पर पड़ेंगी, कर्क रेखा पर पड़ने लगेंगी। तो यहाँ पर से जब भूमध्य रेखा के जब ऊपर आना शुरू हो जाती हैं तभी क्या होता है, गर्मी की शुरुआत हो चुकी होती है। उसके बाद जो है आपका जब सूर्य यहाँ पहुँच जाएगा कर्क रेखा के ऊपर, तो बहुत तेज़ गर्मी हो जाएगी। तो जब तेज़ गर्मी होगी तो गर्मी होने के कारण क्या होगा, यहाँ का तापमान बढ़ जाएगा, उत्तर भारत का तापमान बढ़ जाएगा। और जब तापमान बढ़ता है तो वायुदाब कम हो जाता है। ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, तापमान जब बढ़ता है तो वायुदाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्योंकि जो हवाएं हैं, जैसे कि ये धरती है, ये धरती का ज़मीन है, ठीक है, और ये वाला एरिया जो है हमारा वायुमंडल है। ये वाला एरिया हो गया वायुमंडल, यहाँ पर वायु है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा क्या हो गया, तापमान, टेम्परेचर जो है बढ़ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ताप में वृद्धि। तो जैसे ही ताप में वृद्धि होगी, तो जब हवाएं गर्म होती हैं, तो हवा जब गर्म होती है तो वो क्या होती है, ऊपर उठने लगती हैं। हवा जब गर्म होगी तो वो ऊपर उठने लगेंगी, और जब हवाएं ऊपर उठेंगी तो नीचे क्या हो जाएगा, वायु का दबाव कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हवा की मात्रा बढ़ जाएगी ऊपर में। ज़मीन से जितनी ऊपर जाते जाएंगे यहाँ पर हवा की मात्रा बढ़ेगी, तो यहाँ पर जहाँ पर मात्रा ज़्यादा है वहाँ पर क्या होगा, दबाव कम होगा। यहाँ पर जगह कम है और यहाँ पर ज़्यादा हवा आ गई तो यहाँ पर वायु का दाब बढ़ेगा, जबकि नीचे क्या होगा, वायु का दाब कम हो जाएगा। तो तापमान बढ़ने से वायु का दाब क्या हो जाता है, कम होता है। क्यों? क्योंकि हवाएं गर्म होकर ऊपर उठने लगती हैं। तो जब यहाँ पर निम्न वायु दाब का क्षेत्र बनेगा तो हवा तो क्या होगी, तो इस एरिया में क्या हो रहा है, हमारा निम्न वायु दाब का क्षेत्र बन जा रहा है। कर्क रेखा के आसपास तापमान जब बढ़ रहा है तो यहाँ पर क्या हुआ, निम्न वायु दाब का क्षेत्र बना, वायु दाब यहाँ पर कम हो गया। तो इधर किसी और जगह पर वायु का दबाव अगर ज़्यादा है तो वहाँ से हवाएं क्या होंगी, इधर आने लगेंगी। क्योंकि जो है हवाएं जो हैं हमेशा उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर बहती हैं, उच्च से निम्न की ओर जाती हैं। ये तो सभी को पता है, 10वीं साइंस का यह जो है टॉपिक है। तो हवा जो है हमेशा क्या होगी, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर बहने लगती हैं। तो क्या होता है, इस टाइम पे जो है हवाएं क्या होंगी, इस तरफ बहने लगेंगी, और वो सागर से उठने वाली हवाएं होंगी। तो ये भारत के मैप में अगर हम लोग देखें तो एक नया पेज ले लेता हूँ मैं, यहाँ पर है हमारा इंडिया, इस तरीके से। ये हमारा है इंडिया, मैप थोड़ा अच्छा से नहीं बन पाया है अभी। तो ये हमारा इंडिया है, और इंडिया में जो है यहाँ पर है हमारी जो है कर्क रेखा गुजर रही है, ठीक है। यहाँ पर से कर्क रेखा गुजर रही है 23.5 डिग्री, और यहाँ पर क्या है, भूमध्य रेखा है। यहाँ पर क्या है, 0 डिग्री भूमध्य है। तो जब सूर्य का क्या होगा, उत्तरायण हो जाएगा और सूर्य कर्क रेखा के ऊपर आ जाएगी, सूर्य की किरणें जब डायरेक्ट कर्क रेखा पर पड़ने लगेंगी यहाँ पर, तो क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, तापमान बहुत अधिक हो जाएगा और वायुदाब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सॉरी, वायुदाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तापमान अधिक होने से वायुदाब कम हो जाता है, और क्या होगा, जो किरणें हैं, यहाँ पर क्या है हमारा सागर, यहाँ पर क्या है, सागर है। यहाँ है हिंद महासागर, यहाँ है अरब सागर, इधर है बंगाल की खाड़ी। तो यहाँ पर ताप बढ़ गया और दाब कम हो गया। अब क्या होगा, इधर क्या है, मौसम ठंडा है, इसकी अपेक्षा यहाँ पर मौसम ठंडा है, और इधर भी मौसम क्या है, ठंडा है यहाँ पर की अपेक्षा। तो हवाएं क्या होंगी, इधर वाली हवाएं जो है मुड़कर इधर जाने लगेंगी, ठीक है। इस तरीके से हवाएं जो है इधर चलने लगी, क्योंकि इधर क्या है, हमारा मौसम ठंडा है, तो दाब क्या है, उच्च है। जो नीचे वाला दाब है वह उच्च है, ताप कम होने से दाब उच्च है। और यहाँ पर क्या हो गया, ताप बढ़ गया तो वायु दाब क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि हवाएं ऊपर उठने लगी। तो यहाँ से जो है हवाएं जो है उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर बहने लगेंगी। तो इस तरफ जो है हवाएं बहेंगी, और ये हवाएं जो हैं समुद्र के ऊपर से होकर उठ के आ रही हैं, तो अपने साथ क्या लेकर आएंगी,
पानी की बूंदें लेकर आएंगी जो बादल के रूप में होंगी, और साथ में वो क्या करेंगी, वर्षा इस क्षेत्र में कराएंगी। तो यही जो है मानसून इस तरीके से हमारे जो है इंडिया में आता है, भारत में। तो ये चीज़ें अभी क्लियर हो गई होंगी कि वायुदाब कम होता है तो क्या होगा, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर पवनें बहेंगी, और इन्हीं व्यापारिक पवनों को हम लोग क्या बोलते हैं, मानसून कहते हैं। दक्षिण हिंद महासागर की अ, व्यापारिक पवनें जो हैं जून महीने में दक्षिण भारत में प्रवेश कर जाती हैं। तो ये दक्षिण भारत में जून महीने में ही प्रवेश कर जाएंगी, जब सूर्य जो है ऊपर आने लगेगा। तो जो हम एक्चुअल में जो है मौसम जो होता है, दो ही प्रकार के मौसम होते हैं। 6 महीना जो होता है ठंड पड़ता है, और 6 महीने जो होती है गर्मी पड़ती है। मौसम दो ही होते हैं, पर जब गर्मी अत्यधिक बढ़ जाती है तो पवनें चलने लगती हैं और उससे मानसून आता है, उसे ही हम वर्षा का मौसम कह देते हैं। इसीलिए ठंड का मौसम जो है लंबे टाइम तक रहता है, और गर्मी का मौसम जो है वो भी 6 महीने रहता है, पर उसमें जो है बारिश का मौसम इंक्लूड होता है। तो ये जो है 6 6 महीने का जो मौसम होता है। तो भारत में जो है मानसून किस तरीके से आती है ये क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर जो है निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन गया है, इसलिए यहाँ पर मानसून का प्रवेश हो जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जो है उत्पत्ति का कारण। आपको समझ आ गया तो दो पॉइंट इसमें याद रखेंगे, एक तो तापमान वाला जो मैंने बताया था, उसके बाद कुछ और पॉइंट जो है आपका भारत में मानसून कब आती हैं। तो भारत में मानसून कब आएगा, जून के माह में आती है। जून माह में भारत में ये प्रवेश कर जाती हैं, जो है दक्षिण भारत है वहाँ पर प्रवेश करती हैं। और दक्षिण, हाँ एक और पॉइंट है यहाँ पर देखो, ये जो है मानसून जो है दक्षिण पश्चिम दिशा से भारत की ओर प्रवेश कर रही है। अगर दिशा का डायरेक्शन हम लोग अगर डायरेक्शन का देखें तो ये होता है उत्तर, ये हो गया दक्षिण, और ये हो गया ईस्ट पूर्व, और ये हो गया पश्चिम। तो इस डायरेक्शन से क्या हो रहा है, मानसून का प्रवेश हो रहा है। तो ये क्या है, दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में इसे जाना जाता है। मुख्य रूप से जो है दक्षिण पश्चिम भारत में यहाँ प्रवेश करता है, और इसे दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है। तो ये पॉइंट जो है मुख्य रूप से आपको याद रखना है, दक्षिण पश्चिम मानसून। इसके अलावा भारत में अलग इधर बंगाल की खाड़ी से भी प्रवेश करता है मानसून, पर यहाँ से जो है मुख्य रूप से प्रवेश करता है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। इसके बाद सर्वप्रथम जो है हमारे भारत में मानसून कहाँ पर आएगा, इस दिशा से प्रवेश कर रहा है अगर मानसून, तो इस वाले जहाँ पर ये वाला स्टेट पड़ेगा वहाँ पर सर्वप्रथम आएगा। तो यहाँ पर कौन सा स्टेट है, तो यहाँ पर सभी को पता है कि केरल स्टेट है। तो केरल राज्य में सबसे पहले जो है हमारे भारत में मानसून प्रवेश करते। सभी पॉइंट्स को आप लोग नोट करते रहें, क्योंकि हर जगह से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे मानसून के प्रकार। तो नेक्स्ट जो टॉपिक हो जाएगा हमारा मानसून के प्रकार, ये हो गया ख़त्म, मानसून की उत्पत्ति कैसे होती है। इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट पेज ही ले लेता हूँ। तो इसके बाद जो है हमारा मानसून के प्रकार के बारे में हम लोग देखेंगे। मानसून के प्रकार, तो मानसून जो है हम लोग दो प्रकार से इसको बांट देते हैं। पहला तो ये जो हो जाएगा हमारा जो है रीजन के अकॉर्डिंग, रीजन मतलब क्षेत्र के अनुसार जो है इसको बांटेंगे। तो क्षेत्र के अनुसार अगर देखा जाए तो मानसून जो होगा पहला जो है क्षेत्र के अनुसार, पहला जो होगा अरब सागर का मानसून, और जो दूसरा होगा वो होगा बंगाल की खाड़ी का मानसून। अभी मैंने जस्ट बताया है बंगाल की खाड़ी का मानसून। तो दो प्रकार से इसको बांटा गया है। अगर रीजन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अरब सागर की ओर से जो मानसून आएगा वो अरब सागर का मानसून कहलाएगा, और बंगाल की खाड़ी से जो भारत में प्रवेश करेगा उसे बंगाल की खाड़ी का मानसून कहते हैं। कैसे ये हो रहा है, तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर कुछ जो है पश्चिमी घाट पूर्वी घाट जो है प्रेजेंट हैं। तो उस वजह से क्या होगा, कुछ जो पौने हैं यहाँ पर से घुसेंगी, और कुछ पौने जो हैं ये घूम जाएंगी इस तरफ, इस तरह। ये जो है पौने क्या हो रही है यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा ही
कचरा हो गया है, तो ये मैं सिर्फ दक्षिण भारत बना देता हूँ यहाँ पर। तो ये है मान लो दक्षिण भारत। तो यहाँ पर से कुछ पवनें क्या हो रही हैं, इधर आ रही हैं और ये क्या कर रही हैं, भारत में प्रवेश कर रही हैं, और कुछ पवनें क्या होंगी, ऐसे घूम कर आएंगी। और ये निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र है और समुद्र के ऊपर हमेशा क्या रहेगा, उस टाइम उच्च वायुदाब रहेगा। तो ये क्या होंगी, घूम के इस तरफ से भी प्रवेश करेंगी कुछ मानसून हवाएं। ठीक है, तो ये जो है हमारा मानसून के बहने की दिशा है। तो इस तरीके से भारत में मानसून प्रवेश करेंगी। और यहाँ पर जो है तमिलनाडु में मानसून जो है नहीं प्रवेश कर पाती है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है पूर्वी घाट है और यहाँ पर ऊंची ऊंची पर्वतें हैं। तो यहाँ तमिलनाडु वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर मानसून प्रवेश नहीं कर पाती हैं। तो ये पॉइंट भी आप लोग याद रखेंगे कि तमिलनाडु में मानसून जो है जब शुरुआत में जब मानसून जो है प्रवेश करती है इंडिया में, तो प्रवेश नहीं करती है, यहाँ पर लौटता हुआ मानसून आएगा। ठीक है, तो वो अभी आगे जब हम लोग देखेंगे तो समझ में आएगा कि कैसे आता है। तो ये हो गया, तमिलनाडु में मानसून प्रवेश नहीं कर पाती हैं। तो सबसे पहला जो है ये पॉइंट आप लोग नोट कर लेंगे कि तमिलनाडु में मानसून प्रवेश नहीं करती हैं, लौटता हुआ मानसून प्रवेश करेगी या उत्तर पूर्वी मानसून प्रवेश करेगी। मानसून के प्रकार में अगर देख रहे हैं तो हम लोग रीजन वाइज अगर देखें तो अरब सागर का मानसून और बंगाल की खाड़ी का मानसून, तो ये मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। तो ये क्या है, अरब सागर का मानसून है और इधर वाला जो है वो बंगाल की खाड़ी का मानसून है। क्लियर है क्या होता है। इसके बाद दूसरा जो अब पॉइंट आएगा, ऋतु के अनुसार। ऋतु के अनुसार या फिर इसी को हम लोग बोल सकते हैं दिशा के अनुसार। दिशा के अनुसार, तो ऋतु या दिशा के अनुसार अगर देखें तो मानसून जो है इसमें भी दो टाइप के होंगे। पहला तो हो जाएगा हमारा, पहला जो हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून दिशा के अनुसार हुआ ये। और ऋतु में अगर देखा जाए तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून कब बहेगी, जो है आपका जून जुलाई अगस्त सितंबर। ठीक है, जून जुलाई अगस्त और सितंबर, जून जुलाई अगस्त सितंबर। उसके बाद दूसरा जो है आपका क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्वी मानसून। मानसून ये भी दिशा के अनुसार हुआ, इसी को लौटता हुआ मानसून भी बोलते हैं। लौटता हुआ मानसून क्यों बोलते हैं समझ आ जाएगा अभी। हुआ मानसून भी कहते हैं इसे। और ये जो है कब ये बहेगी, तो सितंबर अक्टूबर और नवंबर दिसंबर तक भी जो है यह बहती है। तो सितंबर अक्टूबर में मेन यह रहेगा, नवंबर दिसंबर भी थोड़ा बहुत इस क्षेत्र में इसकी वजह से जो है वर्षा होती है, मुख्य रूप से तमिलनाडु वाले क्षेत्र में। सितंबर अक्टूबर तो यह पूरे भारत में देखने को मिलेंगी और नवंबर दिसंबर में यह तमिलनाडु वाले राज्य में देखने को मिलेगी। आप लिख सकते हैं यहाँ पर तमिलनाडु में क्या होगा, नवंबर दिसंबर तक ये दिखेगी। ठीक है, तो ये कैसे होता है आप लोग फिर से एक बार मैं समझा देता हूँ यहाँ पर। नेक्स्ट पेज में चलते हैं, ये आप लोग नोट कर लेंगे। तो ये जो है हमारा भारत है, यहाँ पर हम बना लेते हैं ऐसे मैप, अभी मैं रफ बना रहा हूँ। ये हो गया हमारा भारत। और क्या हो रहा है अब, यहाँ पर से जो है ये यहाँ पर है हमारा भूमध्य रेखा और यहाँ से क्या हो रही हैं, हवाएं चल रही हैं, ये मानसून जो है प्रवेश कर रहा है। तो ये हो गया हमारा साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून हो गया। अब ये क्या होंगी, जून जुलाई अगस्त सितंबर में इस तरह से हवाएं चलेंगी भारत में और ये इस तरीके से अंदर जाएंगी और पूरी जो है भारत में वर्षा होगी। इसके बाद देखो क्या हुआ, ये सूर्य का जब उत्तरायण हुआ यहाँ पर क्या हो रहा था, निम्न वायुदाब का क्षेत्र था। इस क्षेत्र में क्या था, निम्न वायुदाब का क्षेत्र था और जो है हवाएं क्या हो रही थी, यहाँ उच्च था तो उच्च से निम्न की ओर बह रही थी। यहाँ पर उच्च था, यहाँ पर निम्न की ओर बह रही थी। पर सूर्य हमेशा तो कर्क रेखा के ऊपर नहीं रहेगा। जब दिसंबर आती है, तो मैंने बताया था कि दिसंबर आते आते यह कहाँ पहुँच जाएगा,
भूमध्य रेखा के ऊपर पहुंच जाएगा, उसके बाद यह दक्षिणायन होना शुरू हो जाएगा, मकर रेखा की ओर जाने लगेगा। तो दिसंबर आते आते जब दिसंबर आएगा, दिसंबर का माह, उसके बाद क्या होता है, इस क्षेत्र में क्या हो जाएगा आपका, दिसंबर के बाद इस क्षेत्र में क्या होगा, सूर्य रेखा, सूर्य की किरणें जो हैं सीधी पड़ने लगेंगी। तो इस क्षेत्र में जहाँ पर अब ये वाला क्षेत्र गर्म हो जाएगा, तो इस वाले क्षेत्र के गर्म होने से यहाँ पर जो है वायुदाब क्या हो जाएगा, निम्न हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हवाएं ऊपर उठेंगी और जो है ये हवाएं जो है अब क्या होने लगेंगी, अब यहाँ पर वायुदाब क्या हो जाएगा, उच्च हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ठंड है, ठंडा हो गया है मौसम, और यहाँ पर गर्म मौसम होने के कारण यहाँ पर वायुदाब नीचे निम्न हो जाएंगी। तो फिर से अब क्या होगा, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर हवाएं बहने लगेंगी। तो उसके लिए हवाएं क्या होंगी, वापस रिटर्न आने लगेंगी। इस रंग में बना देता हूँ। तो ये कैसे बह रही है, इधर आ रही है, फिर ये ऐसे मुड़ेंगी, ठीक है। तो इधर आ रही हैं, तो ये हवाएं किधर बह रही हैं, ये फिर से अब नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो ये क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्वी मानसून के रूप में जाना जाएगा, क्योंकि उत्तर पूर्व से यह चल रही हैं। ये दक्षिण पश्चिम की ओर से प्रवेश कर रही थी, ये उत्तर पूर्व की ओर से आ रही हैं। और ये देखो, ये जब जा रहा है तो इस डायरेक्शन में और आ रहा है तो इस डायरेक्शन में, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं। तो ये 4 महीने जब जून जुलाई अगस्त सितंबर हो जाता है, तो अक्टूबर और सितंबर के लास्ट में जो है इस तरीके के हवाएं जो है ये हवाएं लौटने लगती हैं। उसके बाद जो है, क्योंकि ये सूर्य जो है नीचे आने की शुरुआत हो चुकी होती है, दिसंबर आते आते तो वह भूमध्य रेखा के ऊपर आ जाएगा, पर इधर भी आना जब शुरू हो जाएगा तो यहाँ पर ठंड की शुरुआत हो जाएगी। और जो है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लौटता हुआ मानसून या फिर उत्तर पूर्वी मानसून कहेंगे। अब देखो, जब तमिलनाडु में इस तरफ से जो है हवाएं प्रवेश नहीं कर पा रही थी, और इधर से भी हवाएं डायरेक्ट जो है इस तरीके से प्रवेश नहीं कर रही थी, ये सीधी निकल जा रही थी, क्योंकि इधर सब जो है ये तमिलनाडु घिरा हुआ है पर्वत चोटियों से, घाटियों से, तो यहाँ पर हवाएं प्रवेश नहीं कर पा रही थी। परंतु जब लौटता हुआ मानसून आएगा तो तमिलनाडु में इस डायरेक्शन से हवाएं प्रवेश कर जाएंगी, इस डायरेक्शन से क्या होगी, हवाएं प्रवेश कर जाएंगी। समझ आ रहा है आप लोगों को, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ छोटा सा बना देता हूँ। ये तमिलनाडु वाला क्षेत्र है, तो इधर तो पहले पर्वत थे, तो यहाँ पर हवाएं जो है सही तरीके से प्रवेश नहीं कर पा रही थी, जो इस तरफ से हवाएं आ रही थी वो, और इधर से भी जो आ रही थी वो। पर अब जब यहाँ से हवाएं चलेंगी तो क्या होगा, तमिलनाडु में ये हवाएं प्रवेश कर जाएंगी मानसून। तो तमिलनाडु में वर्षा किससे होगी, उत्तर पूर्वी मानसून से या लौटते हुए मानसून से तमिलनाडु में वर्षा होती है। और यही इसी हवाओं के कारण उत्तर भारत में ठंड भी पड़ती है, इन्हीं हवाओं के कारण उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ती है। तो ये 2-3 पॉइंट जो है आप लोग उत्तर पूर्वी मानसून के बारे में याद रखेंगे। जो है दक्षिण पश्चिम मानसून तो नॉर्मल जो है मानसून है, अरब सागर की अरब सागर का जो मानसून है और बंगाल की खाड़ी का मानसून है, उसी में ही डिवाइड हो जाता है 2 पार्ट में। जो मैंने पहला जो इसका टाइप बताया हुआ है, जो पहला टाइप है रीजन के अनुसार अरब सागर का मानसून या बंगाल की खाड़ी का मानसून, ये दोनों जो है दक्षिण पश्चिम मानसून के ही अंतर्गत आएंगे। अगर देखा जाए तो दक्षिण पश्चिम मानसून के टाइम पे ही अरब सागर का मानसून और बंगाल की खाड़ी का मानसून होता है। उत्तर पूर्वी मानसून जो है वापस आते टाइम का मानसून है। और यहाँ पर सितंबर अक्टूबर 2 पॉइंट ये याद रखेंगे कि सितंबर अक्टूबर के महीने में यह मुख्य रूप से चलेगा। तमिलनाडु में नवंबर दिसंबर में इन्हीं हवाओं के कारण जो है शीतकाल में वर्षा होगी। और तीसरा पॉइंट इसमें क्या याद रखेंगे, हिमालय पर्वत से होकर इंडिया में प्रवेश करेंगी और इन्हीं के कारण जो है उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ेंगी। देखो, समुद्र से होकर जा रहा था तो अपने साथ जो है जो जल की बूंदें हैं वो लेकर चल रहा था बादल के रूप में, और वह वर्षा करा रहा था। जब हिमालय पर्वत से होकर इंडिया में प्रवेश करेगा तो वह मुख्य रूप से ठंड का कारण बनेगा, क्योंकि हिमालय पर्वत से ठंडी हवाएं चलेंगी इसलिए। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे उत्तर पूर्वी मानसून के बारे में। इसके बाद हम लोग देखें तो अरब सागर का मानसून, तो इसकी 3 शाखाएं होती हैं, पश्चिमी घाट शाखा, नर्मदा घाट शाखा और उत्तर भारत की शाखा। ठीक है, नेक्स्ट जो है टॉपिक हो जाएगा हमारा अरब सागर का मानसून। तो अरब सागर के मानसून के बारे में अगर देखा जाए तो अरब सागर का मानसून, अभी मैं इसको थोड़ा सा फिर से मैप में दक्षिण वाले में बताता हूँ। ये है हमारा दक्षिण भारत
ठीक है, तो अरब सागर का जो मानसून है कहाँ से आ रहा है, इधर से आ रहा है अरब सागर का मानसून, और ये तीन शाखाओं में विभाजित हो जाता है। एक तो ये पश्चिमी घाट, पश्चिम वाला ये वाला पार्ट है पश्चिमी घाट, तो पश्चिमी घाट की शाखा, दूसरा होता है उत्तर भारत की शाखा, और तीसरा होता है नर्मदा घाटी की शाखा। यहाँ पर नर्मदा की घाटी है, तो जो हवाएं यहाँ से प्रवेश करेंगी वो नर्मदा घाटी की शाखा कहलाएंगी, जो यहाँ से प्रवेश करेंगी वो क्या कहलाएंगी, पश्चिमी घाट की शाखा कहलाएंगी। क्लियर है, ये समझ आ रहा है आप लोगों को। तो ये जो है हमारा यहाँ से जो प्रवेश करेंगी वो पश्चिमी घाट की शाखा कहलाएगी, यहाँ पे जो प्रवेश करेंगी वो नर्मदा घाटी की शाखा कहलाएंगी, और जो ऊपर वाली एरिया में जाएंगी वो क्या होंगी, उत्तर भारत की शाखा के नाम से जाएंगी। तो तीन इसकी शाखा होती है, नोट कर लेंगे। अरब सागर के मानसून का तीन तीन इसकी जो है शाखाएं होंगी। पहला जो होगा इसका, पहला हो जाएगा पश्चिमी घाट की शाखा, नोट कर लें, घाट शाखा। दूसरा हो जाएगा नर्मदा घाटी की शाखा, और तीसरी जो होंगी उत्तर भारत की शाखा। तो ये तीन जो है इसकी शाखाएं होती हैं अरब सागर के मानसून की। तो ये पॉइंट भी आप लोग याद रखेंगे कि ये कभी कभी ऐसा पूछ सकता है कि नर्मदा घाटी की शाखा से जो है जो हवाएं प्रवेश करेंगी वो जनरली यहाँ पर वृष्टि छाया क्षेत्र वाले क्षेत्र में आती हैं। तो वो सभी चीज़ें जो है जब इंडिया का डिटेल से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा आप लोगों को कि कहाँ पर नर्मदा नदी बह रही है, क्या क्या हो रहा है। तो वो चीज़ें हैं यहाँ पर, ये वाला जो शाखा है इसके बारे में भी आप लोगों को समझ आएगा। यहाँ पर हम लोग अभी मानसून का जो बेसिक चीज़ है वो देख रहे हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे मानसून की अवधि। तो मानसून की अवधि क्या क्या होती है, ठीक है। तो मानसून की अवधि जो है सर्वाधिक अवधि कहाँ होंगी और न्यूनतम अवधि कहाँ होगी। तो मानसून की अवधि के बारे में अगर देखें, पॉइंट्स आप लोग नोट करते चलेंगे। एक तो मैंने ये बता दिया था 6 माह कैसे बहेगी और 6 माह कैसे बहेगी। दूसरा जो पॉइंट इसमें है आपका मानसून की अवधि के बारे में, तो जो है आपका सर्वाधिक कहाँ पर होंगी और न्यूनतम कहाँ पर होंगी। तो अभी मैंने बताया है कि केरल से वह भारत में प्रवेश करती है, तो केरल में ही क्या हो जाएगी, सर्वाधिक होगी। केरल में सर्वाधिक होंगी, और न्यूनतम कहाँ पर होंगी, उत्तर भारत में होगी। तो इतना पॉइंट जो है मानसून के बारे में आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद भारत में वर्षा का वितरण अगर देखें तो नेक्स्ट जो पॉइंट हो जाएगा हमारा, भारत में वर्षा का वितरण। तो भारत में वर्षा का वितरण के बारे में अगर देखें तो भारत में जो है ग्रीष्म काल में वर्षा होती है और तमिलनाडु में शीतकाल में वर्षा होती है। ध्यान रखेंगे ग्रीष्म काल ही मुख्य रूप से है, उसी को हम लोग वर्षा ऋतु बोलते हैं। जब अत्यधिक गर्मी पड़ती है तो वह क्या हो जाता है, वर्षा ऋतु के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उसी में क्या होता है, हवाएं बहने लगती हैं, मानसूनी हवाएं भारत के अंदर प्रवेश कर जाती हैं। तो पहला इसमें आप लोग पॉइंट क्या नोट करेंगे, पहला पॉइंट इसमें नोट करेंगे कि भारत में जो है वर्षा कब होगी, किस ऋतु में होगी। तो ऋतु जो होगा आपका ग्रीष्मकाल, या फिर ग्रीष्मकाल में वर्षा होगी, या फिर इसी को बोलेंगे वर्षा ऋतु। तो वर्षा ऋतु में यहाँ पर भारत में वर्षा होती है। और तमिलनाडु में कब होंगी, तमिलनाडु के लिए स्पेशली याद रखेंगे शीत ऋतु में जो है वर्षा होती है। ये क्वेश्चन बनता है, तो ये चीज़ याद रखेंगे। इसके बाद भारत में औसत वर्षा क्या कितनी होगी, तो ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। औसत वर्षा जो है भारत में 100 से 125 सेंटीमीटर होती है। औसत वर्षा भारत में जो है 100 से 125 सेंटीमीटर होती है। अगर भारत में अधिकतम वर्षा की बात करें, ठीक है, बी पॉइंट अगर देख लें तो अधिकतम वर्षा की बात करें तो पहला जो है आपका राज्य अगर देखें, दूसरा क्या देखेंगे हम लोग, क्षेत्र देखेंगे किस क्षेत्र में होती है। तीसरा जो है हमारा प्रदेश के बारे में देखेंगे किस प्रदेश में होती है। और चौथा जो है हमारा स्थान के बारे में देखेंगे कि किस स्थान में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तो अगर बात करें वर्षा, अधिकतम वर्षा की, तो सबसे पहला जो है राज्य अगर देखें तो केरल राज्य में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। अभी मैंने बताया है सबसे ज़्यादा समय तक भी होगी, और सबसे ज़्यादा तो कितने 200 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा यहाँ पर वर्षा होगी। फिर क्षेत्र में देखें तो केरल में ही पश्चिमी घाट पड़ेगा, पश्चिमी घाट
केरल जो है पश्चिम में स्थित है भारत के, तो यहाँ पर पश्चिमी घाट है, यहाँ पर भी 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगी। प्रदेश की बात करें तो मालाबार तट, केरल का जो तट है उसे हम लोग मालाबार तट के नाम से जानते हैं। तो मालाबार तट जो है वही जो है वहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होगी। यहाँ पर 500 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा वर्षा हो जाती है, ठीक है, जो तटीय क्षेत्र है वहाँ पर। इसके बाद स्थान अगर देखें तो ये केरल में ना होकर जो है मेघालय में स्थित है। तो ये पॉइंट आप लोग स्पेशली याद रखेंगे कि केरल नहीं, स्थान जो है मेघालय में है, जहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। और स्थान का नाम क्या है सभी को पता है, मासिन राम, मासिन राम व चेरापूंजी, ठीक है। मासिन राम और चेरापूंजी में जो है मेघालय में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, ठीक। विश्व में यह सबसे ज़्यादा वाली वर्षा वाला क्षेत्र है, विश्व में यह सबसे, विश्व में सर्वाधिक है, ये भी पॉइंट याद रखेंगे। यहाँ पर 1100 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा वर्षा होती है। तो मासिन राम जो है स्थान है और चेरापूंजी जो स्थान है यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। तो 11 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा, 1100 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा वर्षा इस स्थान पर हो जाती है। इसके बाद जो है नेक्स्ट जो है न्यूनतम अगर देखें तो न्यूनतम की बात करें, न्यूनतम वर्षा की बात करें तो जो राज्य है, राज्य में जो हमारा, और दूसरा क्या हो जाएगा क्षेत्र। तो राज्य के अंतर्गत अगर देखें तो जो है राजस्थान, राजस्थान में हमारे यहाँ न्यूनतम वर्षा होती है। रीज़न भी इंडिया में देखेंगे, अरावली पर्वत पड़ता है तो वहाँ पर प्रवेश नहीं कर पाती, तो आधे राजस्थान में जो है न्यूनतम वर्षा होती है। जो थार का मरुस्थल वाला क्षेत्र है उसी क्षेत्र में जो है राजस्थान में सबसे कम वर्षा होती है। आधा राजस्थान में वर्षा ठीक ठाक होती है, ठीक है, और आधे राजस्थान में वर्षा बहुत कम होती है। तो वो भी चीज़ हम लोग देखेंगे जब भारत का भूगोल पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से इसको समझेंगे। यहाँ पर हम लोग याद करने के पॉइंट से देख रहे हैं कि यहाँ पर राजस्थान में सबसे कम वर्षा होगी। और क्षेत्र अगर देखें तो थार का मरुस्थल वह क्षेत्र होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग कुछ पॉइंट्स याद रखेंगे कि पहला पॉइंट हमारा क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो याद रख लेते हैं। तो पहला जो होगा हमारा, भारत में जो सर्वाधिक वर्षा है, भारत में सर्वाधिक वर्षा अरब सागर के मानसून से होती है, अरब सागर के मानसून से होगी। याद रखेंगे भारत में सर्वाधिक वर्षा अरब सागर के मानसून से होगी। लेकिन सर्वाधिक क्षेत्र में वर्षा भारत में ही सर्वाधिक क्षेत्र में वर्षा, अगर क्षेत्र जो सबसे ज़्यादा कवर करता है तो वो बंगाल की खाड़ी की मानसून है, की खाड़ी का मानसून है, ठीक है। तो सर्वाधिक वर्षा भले ही अरब सागर के मानसून से हो रही है, यानी कि मैक्सिमम जो है आपका सेंटीमीटर में अगर नाप रहे हैं हम लोग तो वो 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा जो है केरल राज्य में हो रही है, और 500 सेंटीमीटर से ज़्यादा जो है मालाबार तट पर हो रही है। तो ये सभी जो है क्या हो रहे हैं, ये सभी दक्षिण पश्चिम मानसून जो प्रवेश करता है वहाँ से हो रहे हैं, उसी को हम लोग अरब सागर की मानसून के नाम से भी जानते हैं। तो जो मुख्य रूप से जो मालाबार तट में अरब सागर से ही प्रवेश करता है मानसून, तो सर्वाधिक वर्षा किसके कारण हो रही है, वो है अरब सागर के मानसून के कारण। पर सर्वाधिक क्षेत्र जो है कवर कौन कर लेता है, बंगाल की खाड़ी का मानसून कवर करेगा सर्वाधिक क्षेत्र में वर्षा, क्योंकि बंगाल की खाड़ी के से जो मानसून घुसेगा वो बहुत ज़्यादा एरिया कवर करता है। छत्तीसगढ़ में भी इसी मानसून से वर्षा होगी, अभी हम लोग आगे देखेंगे कैसे। उसके बाद अगर देखें उत्तर भारत में वर्षा जो है पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। हाँ, ये पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है ये भी मैं बताऊंगा, तो आप लोग याद रख लेंगे। पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर भारत में वर्षा होती है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं इसको इंग्लिश में। और हिमालय पर्वत में इसी के कारण जो है स्नोफॉल होता है। तो ये भी पॉइंट आप लोग 2 पॉइंट याद रखेंगे, ये नोट कर लें। और जो गर्मी में वर्षा होती है वो साइक्लोन के कारण होती है, ये 3 पॉइंट जो है आप लोग याद रखेंगे। तो पश्चिमी विक्षोभ क्या है, चलो पहले यहाँ पर लिख लो। उत्तर भारत में जो है, उत्तर भारत में ठंड में जो वर्षा होती है, ठंड में वर्षा, तो ये किस कारण होती है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है। और यही हिमालय में भी जो है स्नोफॉल होता है, इसकी वजह से स्नोफॉल भी होगा, ये भी आप लोग याद रखेंगे इसकी वजह से। और जो ग्रीष्म काल में वर्षा होती है, चौथा पॉइंट आपका क्या है,
ग्रीष्मकाल में जो वर्षा होती है इंडिया में, जब कम गर्मी पड़ रही होती है तो उसके कारण होता है चक्रवात। साइक्लोन जब बनता है तो उसके कारण से ग्रीष्मकाल में वर्षा हो जाती है। तो ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होता है? जब ठंड में दिसंबर जनवरी में उत्तर भारत की ओर कैस्पियन सागर से एक हवा आती है। देखो कैस्पियन सागर जो है इस एरिया में है, कैस्पियन सागर, और यहाँ पर क्या है हमारा भारत है। ये जो है आपका यूरोप वाला जो एरिया है उधर पड़ेगा आपका कैस्पियन सागर। तो यहाँ पर हमारा जो है भारत है। रफ डायग्राम बना रहा हूँ। तो यहाँ से क्या होंगी, कैस्पियन सागर की ओर से एक हवा आएगी जो उत्तर भारत के मौसम को डिस्टर्ब कर देगी। यहाँ से कुछ हवाएं चलेंगी इस तरीके से जो यहाँ के मौसम को डिस्टर्ब कर देती हैं, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोलते हैं। एक हल्का सा जो बेसिक जानकारी है मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, इसको ज़्यादा डिटेल से भी नहीं बताऊँगा। शीतकाल में क्या होगा, जो है यहाँ पर हवाएं क्या करेंगी, कैस्पियन सागर से इंडिया की ओर आ जाएंगी। तो वही क्या है, पश्चिमी विक्षोभ के रूप में जाना जाता है। इसके कारण जो है रिमझिम रिमझिम वर्षा होगी, यानी थोड़ी 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 वर्षा होते रहती है भारत में, उत्तर भारत में। तो यही जो है क्या होता है, 5 से 7 सेंटीमीटर की वर्षा यह लगभग करा देता है। 5 से 7 सेंटीमीटर होता है। ये पॉइंट सब आप लोग नोट करते रहेंगे। और यही जो है उत्तर भारत में इसी के कारण क्या होती है, गर्मी में फसलें जो है फसलों का पैदावार हो पाता है। गेहूं की फसल के लिए बहुत उत्तम हो जाता है ये, क्योंकि उत्तर भारत में गेहूं की फसलें होती है। जो गंगा का तट है, गंगा नदी के आसपास का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में उत्तर भारत में फसल की जाती है। गंगा यमुना दोआब है, तो वो सभी जो है क्षेत्र में आपका क्या होगा, फसल का उत्पादन किया जाता है। और ये जो पश्चिमी विक्षोभ है उसी के कारण यहाँ पर इसमें जो है सक्सेस मिल पाता है कि यह बहुत अच्छे से इसकी खेती हो पाती है। इसलिए इसको उत्तर भारत का आधार स्तंभ, रीढ़ की हड्डी या बैकबोन भी हम लोग कह सकते हैं। तो ये पॉइंट भी आप लोग याद रखेंगे पश्चिमी विक्षोभ के बारे में। इसके बाद जो है छत्तीसगढ़ में भी ठंड में इसी के कारण वर्षा होती है। ठंड में जो छत्तीसगढ़ है हमारा, उसमें भी इसी कारण से वर्षा होती है। ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। तो इतना जो है मुख्य रूप से हम लोगों को याद रखना है। इसके बाद मैंने चक्रवात के बारे में अभी बोला था, तो चक्रवात क्या होता है मैं ये भी इसमें बता ही देता हूँ। जो अभी मैंने एक पॉइंट बोला था कि चक्रवात जो है उसके कारण गर्मी में वर्षा होती है। तो कैसे होती है ये आप लोग थोड़ा समझ लेंगे। चक्रवात क्या होगा हमारा, नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ। चक्रवात जो होगा, दो स्थानों के तापमान में अंतर के कारण क्या होता है, चक्रवात का जन्म होता है। जैसे मानसून का जन्म हो रहा है तापमान में अंतर के कारण, उसी तरीके से यह अचानक से होता है। मानसून तो एक थोड़ा लंबा प्रोसेस है। वो तापमान जो है सूर्य के आने के कारण, जो है सूर्य की किरणों के कारण तापमान का वो कंटिन्यू हमेशा होता रहता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अचानक से तापमान में अंतर आ जाता है, तो उस वजह से क्या है, चक्रवात का जन्म होता है। तो मान लो यहाँ पर चक्रवात, यहाँ पर उच्च तापमान है और यहाँ पर क्या हो जाएगा, निम्न तापमान होगा। तो जहाँ पर उच्च तापमान होगा वहीं वायुदाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, तापमान कम है और प्रेशर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बढ़ जाएगा। तो हवाएं क्या होंगी, इधर से इधर चलने लगेंगी। तो दो स्थान में तापमान के अंतर के कारण क्या होता है, चक्रवात का जन्म होता है। चक्रवात और प्रति चक्रवात भी याद रखेंगे। एंटी साइक्लोन बोलते हैं इसे, साइक्लोन और एंटी साइक्लोन के नाम से इसको जानते हैं, चक्रवात और प्रति चक्रवात। तो जिस चक्रवात जब होगा, तो जब केंद्र में उसमें निम्न वायुदाब का क्षेत्र होगा, तो क्या होगा, जैसे ये यहाँ पर क्या हो गया, प्रेशर कम है और यहाँ पर क्या है, प्रेशर अधिक है। क्लियर, यहाँ पर प्रेशर कम है, यहाँ पर प्रेशर कम है और यहाँ पर प्रेशर अधिक है। तो क्या होगा, हवाएं क्या करेंगी, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलने लगेंगी। तो हवाएं इस तरीके से गोल 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 घूम के क्या होंगी, इधर चलने लगेंगी। तो ये जो होगा हमारा चक्रवात के रूप में दिखाई देती है। तो निम्न, ये जो केंद्र है, ये चक्रवात इस तरीके से घूमती हैं। तो ये जो क्या होगा, केंद्र है, यहाँ पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र होगा, और जो आउट वाला क्षेत्र है वहाँ पर क्या होगा, उच्च वायु। इधर सभी तरफ क्या है, उच्च वायुदाब है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, निम्न वायुदाब का क्षेत्र हो जाएगा बीच में। तो ये उच्च वायुदाब वाले क्षेत्र से क्या होगा, इस तरीके से निम्न वायुदाब की ओर चलने लगेंगी। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चक्रवात के रूप में जानते हैं। तो परिधि से केंद्र की ओर जब हवाएं चलेंगी तो इसको हम लोग चक्रवात कहते हैं। दिख रहा है यहाँ पर परिधि है और ये केंद्र है, तो परिधि से केंद्र की ओर
जब हवाएं हैं चलने लगती हैं तो इसको हम लोग चक्रवात कहते हैं। धरातल हवाएं जो हैं धरातल से इसमें ऊपर की ओर उठेंगी। अभी मैंने बताया कि प्रेशर कम हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो हवाएं क्या होंगी, धरातल से ऊपर की ओर उठेंगी। इस क्षेत्र में क्या है, चक्रवात आया हुआ है, तो यहाँ पर धरातल से क्या है, हवाएं ऊपर उठ रही है, तापमान बढ़ा हुआ है, तो हवाएं जो है धरातल से ऊपर उठेंगी। उसके बाद क्या बोला, उत्तरी गोलार्ध में ये एंटी क्लॉकवाइज, मैं उत्तरी गोलार्ध के हिसाब से ये बनाया हुआ हूँ। तो देखो ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज चलता है, ये पॉइंट याद रखेंगे। दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज चलेगा, जस्ट अपोजिट होता जाएगा हर चीज़, ठीक है। तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध का जब कंपैरिजन करेंगे तो अपोजिट होगा। उसके बाद चक्रवात के अपोजिट चला जाएगा प्रति चक्रवात, वहाँ पर भी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध एक दूसरे के अपोजिट होगा और वो चक्रवात के अपोजिट होगा। तो आपको सिर्फ चक्रवात पढ़ना है, प्रति चक्रवात पूछेगा तो उसको आप जो है इससे कंपेयर करके याद कर लेंगे। बैरोमीटर का पाठ्यांक कम हो जाएगा। देखो प्रेशर कम हो रहा है तो बैरोमीटर का पाठ्यांक भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और थर्मामीटर यानी कि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो थर्मामीटर का पाठ्यांक जो है बढ़ जाएगा। जब ये जो संकेत हम लोगों को दिखाई देंगे तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ अभी चक्रवात आ सकता है। तो इसका अंदाज़ा इस तरीके से लगाया जाता है। बहुत ज़्यादा इसमें वर्षा होने लगती है क्योंकि ये हवाएं जो हैं क्या हो रही हैं, अंदर की ओर चल रही हैं, मौसम बहुत ख़राब हो जाता है और इससे बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है चक्रवात के बारे में आप लोग याद रखेंगे। प्रति चक्रवात जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। उसमें क्या होगा, केंद्र में जो है उच्च वायुदाब होगा और जो बाहर जो है परिधि में जो होगा निम्न वायुदाब होगा। हवाएं कैसे चलेंगी, केंद्र से परिधि की ओर चलने लगेंगी, जस्ट ऊपर है, और धरातल से ऊपर की ओर उठेंगी हवाएं जो हैं इधर। तो ये सब चीज़ें जस्ट अपोजिट होंगी। उत्तरी गोलार्ध में जो है यह जो है एंटी क्लॉकवाइज होगा अगर प्रति चक्रवात की बात करें तो। सभी चीज़ें उसके अपोजिट होंगी। आप चक्रवात को आप लोग नोट कर लें। पहले क्या क्या पॉइंट मैंने बोला था, दो स्थान में तापमान के अंतर के कारण चक्रवात का जन्म होता है, पहला पॉइंट लिखेंगे। दूसरा पॉइंट लिखेंगे निम्न वायुदाब जो है केंद्र की ओर होगा। निम्न वायुदाब अभी मैंने बताया केंद्र में निम्न वायुदाब होगा और यहाँ पर क्या होगा, परिधि में उच्च वायुदाब होगा। और धरातल पर जो है केंद्र, जहाँ यहाँ पर चक्रवात आया हुआ है क्योंकि केंद्र वाला क्षेत्र है वहाँ पर चक्रवात आता है, तो यहाँ पर क्या होगा, हवाएं धरातल से ऊपर की ओर उठेंगी। ये पॉइंट जो है पहले ही मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर किया हुआ है जब मानसून पढ़ाया शुरू में, ठीक है। तो इतना पॉइंट आप लोग इसमें याद रखेंगे। अब छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ जो है मानसून से संबंधित पॉइंट है वो भी हम लोग इसी वीडियो में देख लेते हैं छत्तीसगढ़ से रिलेटेड, क्योंकि वीडियो जो है यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ कि जल्दी जो है टॉपिक्स कवर कर दूँ, आने वाले एग्ज़ाम्स में आप लोगों को ये काम आ जाए ताकि। तो यहाँ पर है हम लोग छत्तीसगढ़ में वर्षा का वितरण अगर देखें तो छत्तीसगढ़ में मानसून, ठीक है, छत्तीसगढ़ में मानसून। तो हमारा छत्तीसगढ़ का मैप जो है इस तरीके से हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा छत्तीसगढ़। अब देखो यहाँ पर क्या है, मैकल श्रेणी है, तो छत्तीसगढ़ में भी जो है अरब सागर का जो मानसून है अच्छे से प्रवेश नहीं कर पाता, इस तरह से जो आ रहा है। यहाँ पर जो है बंगाल की खाड़ी का मानसून जो है ज़्यादा प्रवेश करता है और छत्तीसगढ़ में ज़्यादा जो है बंगाल की खाड़ी के मानसून से वर्षा होती है। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे कि छत्तीसगढ़ में जो है वर्षा ज़्यादा जो है बंगाल की खाड़ी के मानसून से वर्षा होती है। सर्वाधिक क्षेत्र में भी उसी से होगी और सर्वाधिक वर्षा भी बंगाल की खाड़ी के मानसून से ही होगी। ये दो पॉइंट आप लोग पहले याद रखेंगे। तो पहला जो है हमारा क्या है, पहला तो हम लोग देख लेंगे औसत वर्षा छत्तीसगढ़ में कितनी होती है। तो औसत वर्षा जो है हमारे छत्तीसगढ़ में 1300 से 1325 mm होती है, ठीक है। 1300 से 1325 mm यहाँ पर हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा जो है वर्षा होती है, औसत वर्षा, ठीक है। तो इतनी हमारे छत्तीसगढ़ की औसत वर्षा होती है। अगर अवधि की बात करें तो अवधि की बात करेंगे अगर हम, तो 60 to 70 डेज जो है हमारे छत्तीसगढ़ में मानसून रुकता है, 60 से 70 दिन। अगर एग्जैक्ट बोलें तो डेज लिख लो, यहाँ पर कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। 60 से 70 दिन जो है हमारे छत्तीसगढ़ में जो है अवधि इसकी रहती है। और एग्जैक्ट अगर डेट देखें तो 68 दिन का हम लोग ज़्यादातर हम लोग को देखने को मिलता है, 68 दिन यहाँ पर मानसून रहता है। इसके बाद जो हम लोग देखें तो एक पॉइंट मैं बोला, क्या बोला आपको, सर्वाधिक वर्षा, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा
और दूसरा सर्वाधिक क्षेत्र में वर्षा। तो दोनों जो है आपका क्षेत्र नोट करते जाएंगे। सर्वाधिक क्षेत्र में जो वर्षा है और सर्वाधिक वर्षा है दोनों जो है बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है, बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है। ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, बंगाल की खाड़ी के मानसून से ही जो है सर्वाधिक वर्षा हो रही है और सर्वाधिक क्षेत्र में भी वर्षा इसी से होती है। और जो है अबूझमाड़ वाला क्षेत्र, ये भी पॉइंट मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ पर क्या है, हमारा अबूझमाड़ का क्षेत्र पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है, मैकल रेंज नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा, नर्मदा घाटी वाली जो शाखा आती है अरब सागर की ओर से बहने वाली, तो यहाँ से भी वर्षा हो जाएगी और बंगाल की खाड़ी से भी वर्षा हो जाएगी। ठीक है, तो अब अबूझमाड़ वाले क्षेत्र में आप लोग याद रखेंगे, अबूझमाड़ में दो जगह से वर्षा हो रही है, इसीलिए यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होगी। अभी हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती, तो यहाँ पर क्या हो रही, बंगाल की खाड़ी वाले से भी हो रही है, बंगाल की खाड़ी के मानसून से भी वर्षा हो रही है, प्लस अरब सागर वाला जो मानसून है उसकी नर्मदा घाटी शाखा, तीन शाखा बताया था मैं, तो अरब सागर का नर्मदा घाटी वाला जो शाखा है वहाँ से भी क्या हो जाता है, यहाँ पर मानसून का प्रवेश हो जाता है। तो ये जो है छोटे छोटे चीज़ हैं जो आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा मैप से। तो इन दोनों वजह से यहाँ पर अबूझमाड़ में वर्षा होती है, इसलिए छत्तीसगढ़ में अबूझमाड़ में सर्वाधिक वर्षा होती है, 187 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा होती है। तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। अब छत्तीसगढ़ में वर्षा का वितरण हम लोग अगर देख लें तो पहला जो पॉइंट है आपका औसत वर्षा, अभी बताया है मैंने, ठीक है, 1300 से 1325 mm, ऑप्शन में ये नहीं रहा तो 125 से जो है 150 सेंटीमीटर आप लोग डालेंगे ऑप्शन में। ठीक है, 100 से 125 तो इंडिया का है और 125 से 150 जो है हमारे छत्तीसगढ़ में औसत वर्षा होती है। दूसरा पॉइंट अगर देखें तो अधिकतम के बारे में अगर बात करें, मैक्सिमम, तो मैक्सिमम जो है जैसे इंडिया में मैंने बताया था, तो पहला जो है जिला अगर देखें तो मैक्सिमम कहाँ पर होंगी, दूसरा जो होगा क्षेत्र अगर देखें तो कहाँ पर होगा, तो जिला अगर देखें तो जो है जसपुर ज़िले में हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होगी। ठीक है, ज़िले की बात करें, लेकिन क्षेत्र जो है अबूझमाड़, तो अबूझमाड़ जो है हमारा कहाँ पड़ेगा, नारायणपुर ज़िले में पड़ रहा है। तो यहाँ पर जो है हमारे सबसे अधिक वर्षा होती है, इसको छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहते हैं, ये पॉइंट लिख लेंगे आप लोग। इसके बाद अगर मिनिमम की बात करें, दूसरा जो पॉइंट है इसमें सी पॉइंट हो जाएगा, मिनिमम की बात करें तो अगर ज़िले की बात करें, जिला, और दूसरा है हमारा क्षेत्र। ठीक, क्षेत्र इसमें भी मैंने बताया। जिला के बारे में बोले तो कवर्धा जो है, अभी मैंने बताया यहाँ पर मैकल श्रेणी है, इसके पीछे क्या है, कवर्धा है, इस मैकल श्रेणी के पीछे क्या है, कवर्धा जिला पड़ेगा, जो कि वृष्टि छाया प्रदेश के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर छाया पड़ गई तो यहाँ पर क्या होते हैं, हवाएं प्रवेश नहीं कर पाती हैं। तो कवर्धा जिले में जो है सबसे कम वर्षा होगी और इसी को हम लोग वृष्टि छाया प्रदेश के नाम से जानते हैं। तो वृष्टि छाया प्रदेश जो है कवर्धा में पड़ेगा और यहाँ पर जो है सबसे कम वर्षा होती है। तो ये जो दो पॉइंट है आप लोगों को याद रखना है यहाँ पर। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट अगर देखें तो नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ। तो छत्तीसगढ़ में जो है मैंने कुछ पॉइंट्स और यहाँ पर नोट करा देता हूँ मैं। छत्तीसगढ़ में वर्षा जो है मैंने बोला कि दक्षिण साउथ वेस्ट मानसून से होती है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी वाली जो शाखा है वहाँ से वर्षा होती है। तो ये पहला पॉइंट आप लोग लिखेंगे, दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। दूसरा अगर पूछा तो दक्षिण पश्चिम मानसून से हमारे यहाँ वर्षा होती है सर। और दूसरा अगर पॉइंट क्या है तो बंगाल की खाड़ी वाली जो शाखा है वहाँ से हमारे यहाँ मानसून होती है। ये दक्षिण पश्चिम मानसून का ही पार्ट है, बंगाल की खाड़ी का मानसून। ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से जो है वर्षा होती है। दूसरा पॉइंट इसमें क्या याद रखेंगे कि द्वितीय ग्रीष्म में जब वर्षा, द्वितीय ग्रीष्म मतलब लौटता हुआ मानसून का टाइम है, तो द्वितीय ग्रीष्म में वर्षा कहाँ किससे हो जाएगी, लौटते हुए मानसून से हो जाएगी। तो ये पॉइंट भी आप लोग याद रखेंगे। ऐसा अगर क्वेश्चन बनता है तो लौटते हुए मानसून से होगी, ये पॉइंट आप लोगों को लिखना है। यानी कि अक्टूबर में अगर पूछा, अक्टूबर का टाइम है, वहाँ पर लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। शीतकाल में छत्तीसगढ़ में वर्षा किससे होगी, अभी बताया था मैंने। शीतकाल में कैसे होगी वर्षा, तो पश्चिमी विक्षोभ से होगी।
ठीक है, ये पॉइंट भी आप लोग लिख लेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। और ग्रीष्म काल में अगर वर्षा हो रही है तो वो चक्रवात के कारण से हो सकती है। तो ग्रीष्म काल में अगर वर्षा होगी, ऐसे ये क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है, तो ये क्या हो जाएगा, चक्रवात के कारण होंगी। तो ये सभी पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद जो है छत्तीसगढ़ राज्य में अगर देखें तो किस किस क्षेत्र में वर्षा जो है अधिक होती है, तो हम लोग अगर देखें तो ये छत्तीसगढ़ है, ये जो है हमारा छत्तीसगढ़ है, इस तरीके से एक रफ मैप बना रहा हूँ, ये छत्तीसगढ़ है। तो उत्तर पूर्व, ठीक है, पूर्व और उत्तर, उत्तर पूर्व मतलब ये वाला क्षेत्र, ठीक है, यहाँ पर अधिक वर्षा होगी। ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर क्या होगी, उत्तर पूर्व में अधिक वर्षा होगी। जसपुर जिला यहीं पर पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी से जो है हवाएं प्रवेश कर रही है। इसके बाद दक्षिण है, ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, अधिक वर्षा हो रही है, अभी मैंने बताया था बुझमाड़ वाला क्षेत्र है। इसके बाद मध्य वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर कम वर्षा होगी। ये जो मध्य वाला क्षेत्र है यहाँ पर क्या हो जाएगा, कम वर्षा होगी। और सबसे कम वर्षा तो यहाँ पर होगी, कौन से क्षेत्र में, सबसे कम वर्षा हो जाएगी यहाँ पर। तो ये पश्चिम वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर सबसे कम वर्षा होगी। चीज़ें मैं बता चुका हूँ, यहाँ पर मैप में एक बार देख लिए हैं कि यहाँ पर अधिक वर्षा होगी, दक्षिण में भी अधिक वर्षा होगी, यहाँ पर कम वर्षा होगी, और पश्चिम वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर सबसे कम वर्षा होगी। इसके बाद कुछ तापमान के बारे में भी जो है बात करूँगा मैं, पर यहाँ पर इस वीडियो को हम लोग मानसून से रिलेटेड जो है ये टॉपिक चल रहा था, तो मानसून जो है हमारा यहाँ पर ख़त्म हो गया है। भारत में मानसून कैसे आता है, भारत में पूरे अच्छे तरीके से भारत में डिटेल से मैंने बता दिया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में जो मानसून है, किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है, कहाँ से आता है, कैसे प्रवेश करता है, सब कुछ यहाँ पर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो इतना जो है वीडियो में हम लोग इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। ये एक वीडियो और आएगा जो कि मानसून या तापमान से संबंधित होगा। इसके बाद जो है आपका छत्तीसगढ़ की जलवायु जो है, भारत की जलवायु का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, छोटे छोटे पॉइंट हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो सभी चीज़ें इसमें ख़त्म हो जाती हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।